मेरे मैथ्स के टीचर थे इनिशियल ईयर्स में, उनसे मुझे काफ़ी डर लगता था। तो स्कूल पूरी करने के बाद, ग्रेजुएशन मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे टीचिंग में करना है तो मैं मैथ्स ही सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगी, क्योंकि वो डर जो मैंने जाना है उसकी वजह से मैं सर से कभी बात नहीं कर पाई जहाँ मुझे मदद की ज़रूरत थी। तो ये मेरी चीज़ है जिससे मैंने डिसाइड किया कि मैं मैथ्स टीचर बनूंगी। तो मुझे अतुल सर से ये पूछना है कि जैसे आपने अलग अलग एरियाज में काम किया है, आप एक बहुत अच्छे एक्टर हो, क्वेस्ट के बारे में हमने सुना, तो क्वेस्ट में एजुकेशन क्षेत्र में काम करना शुरू करना है, इसके पीछे आपकी कौन सी घटना या कौन सा पल जिसने आपको प्रेरणा दी? सबको नमस्कार। ये जो सवाल है उसका जवाब तो ज़रूर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सब लोगों को बहुत 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 बधाई, जो भी ऊर्जा से जुड़े हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हों या दिल से जुड़े हों, मन से जुड़े हों, जिनकी भी शुभकामनाएं ऊर्जा के साथ हैं, उन सबको बधाई, क्योंकि 10 साल आपने पूरे किए हैं और बहुत अच्छे से पूरे किए हैं। और ये जो एक एफिलिएशन है वो भी मिला है ऊर्जा को, जो महत्वपूर्ण होता है हमेशा। मैं आज भले ही पहली बार यहाँ पे आया हूँ इस वास्तु में, लेकिन ये जो एक प्रोजेक्ट है, ये जो एक सोच है, उससे मैं, जैसा कि कल्याणी जी ने कहा, मैं पिछले 4-5 सालों से जुड़ा हूँ। तो ये जो सोच है, तो इससे मैं काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ पिछले 4-5 सालों से। और आज ये पूरी कहानी जब मैं सुन रहा था, देख रहा था, आज दिन भर मैं यहाँ हूँ, टीचरों से मिल रहा हूँ, बच्चों से मिल रहा हूँ और जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो प्रयोग है, वो क्या है। एक्सपेरिमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ भी एक्सपेरिमेंट कहीं भी आप करें, वो बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान चीज़ नहीं होती है। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, बहुत सारा विरोध हो सकता है, और वो विरोध ज़रूरी नहीं है कि बाहर से हो। बहुत सारे विरोध हमारे अंदर से आते हैं, क्योंकि हमें ही नहीं पता होता कि हम जो चाहते हैं वो क्या सही चाह रहे हैं। हमें नहीं पता होता कि एग्जैक्टली क्या करें जिसकी वजह से ये जो हमारे आसपास की दुनिया है वो और बेहतर बने, हमें नहीं पता होता। और ये स्ट्रगल हमारे अंदर पहले होता है, और ऑफ कोर्स बाहर से भी विरोध होते हैं। कल्याणी जी डटी रही, लेकिन मुझे आज जिन लोगों का खास नाम लेना है वो हैं छाया जी और गौरव जी, और समस्त फिरोदिया परिवार। मैं आपसे कहूं कि हिम्मत वाली तो हैं कल्याणी जी, वो तो कर रही हैं, लेकिन उनके पीछे अगर उनका ये परिवार नहीं होता तो इसमें से एक भी चीज मुमकिन नहीं होती। जो वो कह रही थी वो बिल्कुल सच है। और इसलिए छाया जी और गौरव जी, सबकी तरफ से, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, जो यहाँ पर ना भी हैं, जितने भी बच्चे हैं जो आज तक यहाँ पढ़े हैं या इसके आगे पढ़ेंगे, उन सब की ओर से आपका तहे दिल से शुक्रिया। आपने बहुत 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 बड़ा काम किया है कि आप कल्याणी जी के पीछे खड़े हैं। और ये आज की बात नहीं है, हमारी जब भी बात होती है तो बार बार आप दोनों का जिक्र आता है, फिरोदिया परिवार का जिक्र आता है। और ये मुझे अवसर मिला आज यहाँ पर इस मंच पर कि मैं आप लोगों का शुक्रिया कहूँ आप लोगों से, पूरी जनता की तरफ से। सो थैंक यू सो मच। और एक बात ये है कि ये 10 साल का जो भी एक प्रवास है, एक जर्नी है, वो बहुत ही आसान रही। इतनी मुश्किल आगे 10 वाली जो जर्नी है वो होने वाली है, क्योंकि ऐसा ही होता है। और क्योंकि
छाया जी इतने सालों से एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, गौरव जी इतने बड़े बिजनेस से संभालते हैं, तो उनको पता है कि ये बस एक पड़ाव सा है और असली जो जर्नी है वो इसके आगे शुरू होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे जो बच्चों के माँ बाप बैठे हैं, उनके जो पेरेंट्स बैठे हैं, उनको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखिए चॉइसेस होती हैं, हर एक के सामने हर चीज के लिए चॉइसेस होती हैं, और एक चॉइस के तौर पे ऊर्जा को चुनना, इस चीज के लिए आप लोगों को बधाइयां, बहुत 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 सारी बधाइयां, क्योंकि ये भी एक आसान चॉइस नहीं। कुछ अलग करना, जो दुनिया में चल रहा है उससे कुछ अलग करना, कुछ अलग सोच रखना, और स्पेशली हम लोग जो एडल्ट्स होते हैं वो ये उठाएं बेड़ा और कुछ कर दें, कुछ रिबेल कर दें, ये एक चीज होती है। लेकिन हमारे जो बच्चे हैं उनके साथ हम ये एक्सपेरिमेंट करें, इसके लिए और भी ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत आप लोगों ने दिखाई है। और मैं ये चाहता हूं कि ये जो एक मूवमेंट है, ये जो एक विचार है, वो आप उसके मैसेंजर हैं, क्योंकि आपके बच्चे तो कुछ सालों में स्कूल से बाहर चले जाएंगे, लेकिन इस नगर में, इस नगरी में और कितने सारे पेरेंट्स हैं जो इस चॉइस से जूझ रहे होंगे। वो ये सोच रहे होंगे कि मेरा जो बच्चा है या जो मेरा बच्चा होने वाला है, उस बच्चे को हम कैसी परवरिश दें। और मुझे लगता है कि आप एम्बेसडर हैं ऊर्जा के, और क्योंकि ये सारे पहली बैचेस होंगी जो बाहर जाना शुरू हो जाएंगी, तो इसलिए आपकी तरफ ये सारे पेरेंट्स देख रहे होंगे, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, और आपको भी शुभकामनाएं आपके बच्चों के लिए। और जो मैंने कहा कि आप, यू हैव टू स्प्रेड दिस वर्ड, यू हैव टू स्प्रेड दिस एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू ओन दिस एक्सपेरिमेंट एंड स्प्रेड इट, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं जो सवेरे से, सॉरी मैं आता हूँ, लेकिन जो मेरे मन में सवेरे से है वो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। चीज़ हमेशा शुरू होती है कि जहाँ पे हम आते हैं, जैसे कि घर है हमारा, तो ऊर्जा का ये जो घर है, ये जो बिल्डिंग है, गेट से अंदर आने से पहले ही लेफ्ट साइड पे पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे, जो गेट पे अभी काम चल रहा है, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग मैसेजेस जो है, वहां से आप अंदर आते हैं, एक खुलापन। एक घर क्या करता है, आपका स्वागत करता है, बाहें फैलाता है, और जहां पे बच्चे हर रोज आते हैं वहां अगर बाहें फैलाई ना हो तो फिर बच्चे मायूस हो जाते हैं। और ये डिजाइन है, मैं आर्किटेक्चर की भी बात कर रहा हूं कि बड़ा सा दरवाजा जो आपका स्वागत कर रहा है, एक खुली जगह, ये खुलापन, वो जैसे ही आप अंदर आते हैं, बड़े बड़े पैसेजेस हैं, उसकी ऊंचाई आप देख लीजिए, उसकी चौड़ाई आप देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। ये इतना आसान नहीं होता, इस सब के पीछे एक सोच होना जरूरी होती है, जो यहां पर है। वहां से लेकर इस वास्तु की हर दीवार, इस वास्तु में जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी लोग जिनसे भी मैं मिला, जिनसे मैंने बातें की या ना भी की हो, जिनकी आंखों में मैंने देखा, वो एक रिलेशनशिप इस संस्था के साथ, इस स्कूल के साथ, इस वास्तु के साथ, वो रिलेशनशिप, आपको वो वाइब, वो एनर्जी पता चलती है कि किस प्रिंसिपल के साथ, किस लगन के साथ यहाँ पे काम हो रहा है।
और आज सवेरे से ये मैं महसूस कर रहा हूँ। हालांकि मैं बच्चों से आज नहीं मिल सका, मैं कल उन्हें मिलूंगा तो और भी पता चलेगा, लेकिन ये स्पिरिट, ये एनर्जी आज एजुकेशन में बहुत बहुत ज़रूरी है। जो ऊर्जा चाहिए वो ऊर्जा मुझे आज ऊर्जा में दिखाई पड़ी। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानता तो था, मुझे चीज़ें पता चलती थी, जहाँ जो लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वर्कशॉप्स नहीं प्रोग्राम्स करते हैं, उनसे पता चलता था, कल्याणी जी से पता चलता था। तो लेकिन आज देखना एक्चुअली यहाँ आकर प्रत्यक्ष रूप से, वो मेरे लिए बहुत ही आनंददायी अनुभव था। हमने जिस विचार से मैं एजुकेशन वाले सेक्टर में आया, उस विचार का एक परिणाम स्वरूप उसका जो भी था कि उस विचार का एक प्रत्यक्ष रूप क्या हो सकता है, वो मैंने आज यहाँ पर देखा। क्वेस्ट, खैर मैं वहाँ पे था तो मैं हर रोज़ देख रहा था, लेकिन एक एक्सटेंशन में कहूँ उस विचार का, उस विचार, जिस विचार से मैं एजुकेशन में आया, वो देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, जैसा कि मैंने कहा कि कल्याणी जी का और पूरे फिरोदिया परिवार का, और आप सब लोगों का, सब जितने भी लोग ऊर्जा से जुड़े हैं, उन सब लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये आनंद आपने आज मुझे दिया। ये जो एजुकेशन सेक्टर है, देखिए हुआ ये था कि मैं दिल्ली से आ गया, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी, मैंने अपना करियर शुरू किया। और मेरे ख्याल से हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा पल आता है, एक ऐसा मोड़ आता है, जब हमें लगता है कि ठीक है, हमारी ज़िंदगी तो ठीक ठाक चल रही है, लेकिन जब हम आजू बाजू देखते हैं, यहाँ वहाँ देखते हैं, तो हमें लगता है कि हाँ, अगर कुछ बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए, जो हमारे आसपास की दुनिया है वो थोड़ी सी बदल जाए, थोड़ी सी पॉजिटिव हो जाए, तो क्या ये मुमकिन है? और अगर ये मुमकिन है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? तो ये मोड़ जब मेरी ज़िंदगी में आया तो मुझे लगा कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपके हाथ में सत्ता है और अगर आप में इच्छा शक्ति है, और इच्छा शक्ति भी एक इच्छा शक्ति कई तरह की हो सकती है, लेकिन एक पॉजिटिव इच्छा शक्ति है जो सबको साथ लेकर चलने वाली इच्छा शक्ति है, जो आप, और आपके पास पावर है, तो आप बहुत बदलाव कर सकते हैं। राजनीति एक ऐसी चीज़ है, लेकिन वो मेरा क्षेत्र नहीं था, और वो ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे 24 घंटे करने वाला वो एक, जहाँ पे आपको रहना चाहिए, जो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो मैंने काफ़ी चीज़ें पढ़ी, काफ़ी जगहों पे मैं देश भर में गया, और मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो इतना इफेक्टिव हो सकता है कि जो एक पूरे समाज को आगे ले जाए। और काफ़ी लोगों से, काफ़ी विद्वानों से बात करके, काफ़ी किताबें पढ़ के मुझे ये लगा कि एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसमें काम होना चाहिए, और वो भी प्राइमरी और प्री प्राइमरी एजुकेशन। और क्यों? क्योंकि आप कोई सी भी समस्या ले लो जो हमारे समाज में हम देखते हैं, और अगर आप उसकी जो वजह है, उसका जो मूल है, वो अगर आप खोजने की कोशिश करो, तो आपको ये पता चलेगा कि उसकी वजह एक जो एजुकेशन सिस्टम है उस समाज की, मैं सिस्टम कह रहा हूं, उसमें उसकी जड़ आपको मिल जाएगी कि अरे हाँ, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, और इसलिए हम अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ गड़बड़ है।
इसलिए जो समस्याएं हैं हमारे आसपास वो हमें दिखाई दे रही हैं। और इसलिए मुझे लगा कि क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं। आप जरा सोच लीजिए, जो मैं कह रहा हूं वो थोड़ा आंखों के सामने लाने की कोशिश कीजिएगा। और सवाल ये है कि एजुकेशन क्यों, शिक्षा क्यों, शिक्षण कशासाठी, हमारा पर्पस क्या है। हर एक जो पेरेंट है उसको लगता है कि मेरा जो बच्चा है मेरे जो बच्चे हैं वो सुखी हो जाए, उनकी जिंदगी अच्छी हो जाए। कैसे अच्छी हो सकती है वो जिंदगी? कि उनके पास जो भी चीजें चाहिए होती हैं एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए वो हो, जिनमें अच्छा फ्लैट हो, अच्छा बंगला हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छी सी 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो तो और भी बढ़िया बात है। कहीं पे मतलब वो जो भी करना चाहेंगे वो करने के लिए उनके पास क्षमता हो, वो जहां जाना चाहे वो जाएं, साल में 2-4 फॉरेन ट्रिप्स हो जाएं तो और भी बेहतर हो। ये सारी सुख सुविधाएं मेरे जो बच्चे हैं उनको मिले। वो उनको कैसे मिलेंगी? वो उनको तब मिलेंगी जब उनके पास पैसे हैं अच्छे खासे। ये पैसे कब होंगे? जब उनके पास अच्छी नौकरियां होंगी। ये जो अच्छी नौकरियां हैं ये कब मिलेंगी? जब उनके पास अच्छी डिग्रियां हों। ये अच्छी डिग्रियां कब होंगी? जिस दिन उनका एग्जाम है उस दिन उन्हें सवाल याद रहे, तभी ये डिग्रियां उनको मिलेंगी। और ये कब होगा? जब वो सारे सवालों के जो जवाब है वो याद करें। तो जब हम कहते हैं बच्चों को कि पढ़ाई करो, अभ्यास करा, अभ्यासाला बसा, तब हम ये कहने की कोशिश कर रहे होते हैं ज्यादातर कि याद करो, चाहे जिस दिन एग्जाम हो आप ना भूल ना जाएं। उसके बाद आप भूल जाएं तो कोई परवाह नहीं है, बस कोई चिंता नहीं है, क्योंकि आपको एक बार डिग्री मिल जाए, आपको उस बहाने नौकरी मिल जाएगी, उस बहाने पैसे मिल जाएंगे। शिक्षा की तरफ देखने का हमारा नजरिया पिछले काफी पीढ़ियों से ये रहा है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है ये बहुत जरूरी है, और ये क्यों हो रहा है ये भी बहुत जरूरी है। ये जो हमारा पूरा सिस्टम है ये हमसे क्या करवाता है? ये हम बच्चों को कहां धकेल रहे हैं? हम हमारे बच्चों को कंपटीशन में धकेल रहे हैं। और कोई ये गलत चीज नहीं है, क्योंकि हम जो समाज में देखें, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे समाज में हम किन लोगों को एक महत्व देते हैं, हम किन्हें सक्सेसफुल कहते हैं, ये अगर हम सोचते हैं तो हम सबको पता चलेगा कि हम उन लोगों को सक्सेसफुल कहते हैं जो अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल होते हैं, इंसानियत में नहीं, प्रोफेशन में। और वो भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल होने का मतलब क्या है? कि पैसा जिसके पास ज्यादा है। और वो पैसा हमें सिंबल्स में दिखाई पड़ता है। हमने सिंबल्स बना लिए हैं। वो क्या सिंबल्स हैं? मर्सिडीज एक सिंबल है। ये सारे सिंबल्स इकट्ठा करने में हमारी जिंदगी चली जाती है, क्योंकि हम सक्सेसफुल हैं इसकी जो व्याख्या है वो हमें छोड़कर बाकी पूरी दुनिया डिसाइड करती है। और हम उनकी नजर से हमारी तरफ देखते हैं कि हम सक्सेसफुल हैं कि नहीं हैं, हमारे पास ये सारे सिंबल्स हैं कि नहीं हैं। ये हमारा नजरिया प्रोफेशन की तरफ देखने का है, और ये हमारा नजरिया इसलिए शिक्षा की तरफ देखने का है, और इसलिए हम कंपटीशन में चले जाते हैं। हमने जिन चीजों को आजकल तवज्जो दी है जिसमें कंपटीशन, अरे आजकल बहुत कंपटीशन, अरे तो बच्चों को
चलो भेज दो, इस क्लास को भेज दो, उस क्लास को भेज दो। ये जो शब्द है ना, मुझे बड़ी हंसी आती है कई बार कि हम कितना महत्व देते हैं इन शब्दों को। वर्कोहॉलिक, फिटनेस फ्रीक। अरे भैया, अल्कोहलिक शब्द के आगे वर्क लगा दिया, इसका मतलब वो शब्द ठीक नहीं हो जाता, वो अल्कोहलिक है। सही बात नहीं है कि सिर्फ काम में फंस गया आदमी। फिटनेस फ्रीक, फिटनेस होना एक अलग चीज है, उस फ्रीक हो जाना अलग चीज है, गलत चीज है। तो हम ऐसे सारे शब्दों को, वर्क इज गॉड वगैरह वगैरह, जो हमें पता ही नहीं है कि वर्क के अलावा करना क्या है, जिंदगी कैसे जीनी है। मतलब ये जो मैंने कहा कि सक्सेसफुल प्रोफेशनल, तो ये जो ऐसे इंसान हैं जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो भी हैं, उन्होंने अगर जिंदगी में एक भी किताब ना पढ़ी हो, अखबार ना पढ़ते हो, फिल्में ना देखते हो, नाटक ना देखते हो, साहित्य ना पढ़ते हो, कहीं जाते ना हो, कुछ भी ना कर, भले अपने प्रोफेशन के लिए 4 गलत काम करते हो, तो फिर भी समाज में उन्हें मान्यता है, क्योंकि उनके पास पैसा है। शिक्षा का ये मतलब नहीं है, शिक्षा का ये पर्पस नहीं है, क्योंकि सक्सेसफुल इंसान जरूरी नहीं है कि एक अच्छा नागरिक हो। और जब तक अच्छे नागरिक नहीं होंगे, तब तक अच्छा समाज नहीं बनेगा। चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, आप दुखी रहेंगे, आप एंग्शियस रहेंगे, आपको वो पैसा राज नहीं आएगा। शिक्षा में हम ये कर रहे हैं कि जितने बच्चे हैं क्लास में या स्कूल में, उनमें सबसे अच्छा बच्चा कौन है, ये ढूंढने की हम कोशिश करते हैं। हालांकि शिक्षा का जो पर्पस है वो ये है कि हर एक बच्चे में सबसे अच्छा क्या है, ये शिक्षा का मूल पर्पस है। और मुझे लगा कि इस पे काम होना चाहिए। जो काम करने की कोशिश ऊर्जा गुरुकुल कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आज बड़ा खुश हूं। और ये पूरा जो विचार है, ये जब मन में आया, माफ कीजिएगा थोड़ा सा लंबा मेरा उत्तर रहा, लेकिन अगर मैं इस मंच पे हूं, इस वास्तु के बगल में अगर मैं बैठा हूं, तो मैं ज़रूरी समझता हूं कि ये सारी चीज़ें हम सब फिर से एक बार याद करें और इन चीज़ों को समझें। तो ये पर्पस था जिसकी वजह से हमने क्वेस्ट शुरू की। इन शॉर्ट अगर बोले तो क्वेस्ट स्टार्ट करने का आपका पीछे का उद्देश्य है कि सोसाइटी में एक चेंज या फिर एजुकेशन सिस्टम में एक चेंज लाने की एक कोशिश रही है। तो अभी अगर देखा कि आप एजुकेशन सेक्टर में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, नेशनल अवॉर्डी हो, इन सब के पीछे आपके मार्क्स का क्या कंट्रीब्यूशन है? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जैसे कल्याणी ने बोला कि उनके जो जर्नी है या फिर आज जो मुकाम पे वो पहुंची है, तो मार्क्स का कुछ कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। या फिर जैसे श्रद्धा ने बोला कि मैथ्स में थोड़ी वीक थी, लेकिन आज जिस पोजीशन पे है, तो मुझे नहीं लगता है मार्क्स का कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा। ये पूछने का पीछे मेरा एक रीज़न है, क्योंकि ज़्यादातर पेरेंट्स से जब हम मिलते हैं तो पेरेंट्स का एक ही कंसर्न रहता है कि मैम बच्चा 10th 12th में अगर वो एक्सेल करे तो फिर उनकी आगे की ज़िंदगी सक्सेसफुल रहती है। तो इसके लिए आपका क्या राय है? राय क्या, मैं मेरी कहानी ही बता देता हूँ आप लोगों को। बड़ी दिलचस्प कहानी है मेरी एजुकेशन का, जहाँ तक सवाल है। तो मैं जब स्कूल में था, तो मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस था सोलापुर में, लेकिन उन्हें था कि मैं इंजीनियर या डॉक्टर बनूं। और जो भी मेरे मार्क्स थे 10वीं तक, तो उन्हें दिखाई दे रहा था कि ये तो इंजीनियर डॉक्टर होने से रहा, इसको तो इतने अच्छे नंबर आते नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बेलगाम भेज दिया कर्नाटक में, क्योंकि मेरी पैदाइश वहाँ से है और मुझे वहाँ पे बॉर्डर सीट्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट देती थी तब, क्योंकि वो जो आपको पता है डिस्प्यूट चल रहा है
तब से चल रहा था महाराष्ट्र कर्नाटका में, तो महाराष्ट्र में एक सिंपथी सीट्स कह लीजिए उसको, वो थी। तो वो मेरी 12th अगर बेलगाम में हो जाए तो उस बहाने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम उस बहाने तो मिल जाए, तो इसलिए मुझे बेलगाम भेजा गया। तो वहाँ का जो 12th का सिलेबस था वो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने उसे 2 बार दिया। बहुत अच्छा था सिलेबस इसलिए। तो जैसे तैसे करके मुझे पूना में कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई, ये बॉर्डर सीट मिल गई। वहां का फर्स्ट ईयर का सिलेबस मैं आपको कहूं 12th से भी बहुत बढ़िया था, मैंने वो 3 बार दिया। और तब कहीं जाके मुझ में ये धैर्य आया कि मैं अपने जो मेरे पेरेंट्स हैं उनको बता दूं कि भाई ये साइंस मेरे बस की बात नहीं है, ये मेरी चीज नहीं है, ये इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता। मुझे आर्ट्स पसंद है, मुझे वो करना है। तो बहुत ही जाहिर है बहुत दुख हुआ। मेरी माँ को तो इतना दुख हुआ कि कई सालों तक वो किसी फैमिली फंक्शन में नहीं जाती थी कि क्या बताएगी कि लड़का फेल हो गया, इंजीनियरिंग छोड़ के आ गया। नहीं जाती थी वो फैमिली फंक्शंस में। तो खैर मैं सोलापुर आ गया वापस। तब मैंने मेरे पिताजी से कहा था कि मुझे FTI जाना है, पूना में मैं रहूँगा, मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा फर्ग्यूसन में और मैं FTI चला जाऊँगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमारे दोस्त वसीम मने सिखाते हैं आजकल। तो मेरे पिताजी ने कहा, हालांकि काफ़ी पैसे थे उनके पास, वो कहने लगे कि अगर इंजीनियरिंग करनी है तो पूना में रखने के लिए मेरे पास पैसे हैं, आर्ट्स करना है तो मेरे पास पैसे नहीं है, वापस आ जाओ घर। तो मैं वापस आ गया सोलापुर और हमारा जो बिजनेस था उसमें दखल देने लगा। और एक चीज हुई मेरे साथ, जब मैं आर्ट्स कर रहा था तो फर्स्ट ईयर में हमारा कॉलेज का एक जो गैदरिंग कहते हैं हमें, कॉलेज गैदरिंग, उसमें मैं सिलेक्ट हो गया और एक 1 एक्ट प्ले था उसमें मैंने हिस्सा लिया। और दयानंद कॉलेज हमारा बहुत बड़ा कॉलेज था, तो हम 2 शोज करते थे, मतलब तकरीबन मेरे ख्याल से 1,500-2 हज़ार स्टूडेंट्स होंगे उस कॉलेज में, तो हम 2 शोज हमें करने पड़ते थे। वो जो मेरा प्ले था जिसमें मैंने रोल किया, मैं आपसे कहूं जो ये ओवरनाइट स्टार कहते हैं ना आजकल, मैं ओवरनाइट स्टार बन गया कॉलेज में। मतलब हर बच्चा हर बच्ची मुझे पहचानने लगी, यार ये तो ये है, ये तो हीरो है, इसने काम किया था। अब आप सोचिए, जो मैंने कहानी बताई वो ऐसे ही नहीं बताई मेरे फेल्यूर की, कि एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग छोड़ के आया, सब पूरी फॅमिली कह रही थी की इसका कोई फ्युचर नहीं है, ये तो वाया गेला, ह्याच्या हातनं काही होणार नाही, आता ह्याचं काय करायचं। एक ऐसे लड़के को एक रिकॉग्निशन मिल गई, एक पहचान मिल गई। ये मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं जो एजुकेशन से रिलेटेड है। एक इंसान के लिए जो एक कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है, दुनिया में कदम रखने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, अपनी जिंदगी बनाने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो मुझे मेरे डिग्रियों से नहीं मिला। हालांकि मैं आगे BA मैंने कंप्लीट कर ली, मैं NSD में चला गया, तो समझ लीजिए मैं MA B.Ed हूँ एक तरह से नाटक के क्षेत्र में। ये कॉन्फिडेंस मुझे
जो अच्छा लगता था वो मैं कर पाया, उस वजह से ये कॉन्फिडेंस मुझे मिला। और इतना कॉन्फिडेंस मिला कि मैं सब छोड़ छाड़ कर, हमारा जो भी मेरा शहर, मेरे लोग, एक ऐसी चीज में मैंने छलांग लगाई जो जहां पे पूरा अंधेरा होता है और उसका अंत क्या है आपको पता नहीं चलता। ऐसा हमारा प्रोफेशन है, बहुत ही अनसर्टन प्रोफेशन है। उसका एजुकेशन लेने के लिए मैं दिल्ली चला गया। जब मैं नाटक पढ़ने के लिए दिल्ली चला गया तो मैं 27 साल का था, 27 years old। जब मैं पढ़ के 3 साल के बाद वापस आ गया तो मैं 30 साल का था। When I started my profession, I was 30 years old। 30 साल। और जब मैंने मेरी पहली फिल्म की तो मैं 35 साल का था। So actually I started my career at the age of 35। 35 साल। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मैं जो भी बना, मैं जो भी हूं, वो और बहुत सारी चीजों से हूं, ना कि मेरी डिग्री से। जो पहला सवाल था उसका जवाब देते वक्त आपने राजनीति का जिक्र किया कि ये तो बिल्कुल सच बात है कि समाज में कुछ बदलाव करना है, कि उसने उनके साथ बात क्यों नहीं की। तो राजनीति भी एक दिशा देता है कि इंसान को इंसान करके हम देखते हैं। तो राजनीति का नज़रिया अलग है। और जब हम स्कूल में जो करना चाह रहे हैं, जो हालांकि आज आपने देखा कि हम छोटे बच्चों से ये शुरू कर रहे हैं, जैसे सहज का प्रोग्राम उसमें हमें मदद कर रहा है, तो बहुत ये कम होता जा रहा है कि इंसान को इंसान करके हम नहीं देख रहे, बाकी चीज़ें जो है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। तो इसका इम्पैक्ट होता है दिलों पे और बहुत मतलब डीप होता है, डेप्थ में होता है। तो इसके बारे में आप कुछ एड्रेस कर सकते हो? नहीं, मैं जब अंदर आया मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जो भी लिखा है विजन और मिशन में ऊर्जा के, इसमें वो सारी बातें हैं। देखिए, इंसान को क्या चाहिए होता है? आज़ादी चाहिए होती, स्वतंत्रता चाहिए होती। लेकिन सिर्फ स्वतंत्रता से बात नहीं बनती कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं जो चाहूं मैं वो करूं। वो आप सुखी होंगे अगर पूरी दुनिया में आप अकेले हैं, तो फिर ठीक है कि आपके पास स्वतंत्रता है। लेकिन हम अकेले तो हैं नहीं। और हमने जिस तरह की दुनिया अब आजकल बनाई है, वो तो हम बड़ी तादाद में एक साथ रहते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम अकेले नहीं हैं। हम जो भी करेंगे उसका परिणाम हमारे आसपास जो लोग हैं उन पर होगा। तो अगर मैं स्वतंत्र हूं, मैं जो चाहूं मैं करूं, और मैं ये समझूं कि पूरी दुनिया सुखी हो जाए, तो नहीं होगी। तो फिर क्या चाहिए होगा? समता चाहिए होगी। हर जो कोई भी इंसान है हमारे आसपास इस पूरी दुनिया में, हम ये कोशिश करें कि वो समान हो। उनको जो चांसेस मिलते हैं वो समान हो। उनको जो शिक्षा मिलती है, उनको जो खाने के लिए मिलती है, पीने के लिए चीजें मिलती हैं, उनको जो मकान मिलते हैं, ये सारी चीजों में एक समानता हो। तो सिर्फ उससे हो जाएगा क्या कि जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिल गया, उसको जो चाहता है वो, हम समान हैं, हम स्वतंत्र हैं, तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा उससे भी। जब तक बंधुता नहीं होगी तब तक ये समाज नहीं बनेगा। तो आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ समानता चाहिए होगी, और स्वतंत्रता और समानता के साथ बंधुता चाहिए होगी। जब तक ये तीन चीजें नहीं होंगी तब तक एक स्वस्थ समाज नहीं हो पाएगा, नहीं बन पाएगा। वरना क्लेश होते रहेंगे।
डिफरेंसेस इस तरह से होंगे अगर हम डिस्क्रिमिनेट करेंगे किसी भी चीज को लेकर, चाहे भाषा हो, एक ही भाषा ना, मैं जब भाषा हो तो मैं इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक भाषा बोल रहा है कोई दूसरी भाषा बोल रहा है वो एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, अरे तुम तो ये भाषा बोलते हो मैं तो ये भाषा बोलता हूं तो मैं बड़ा हूं मैं श्रेष्ठ हूं। नहीं, अगर वही भाषा बोलते हैं, जैसे ले लीजिए मराठी बोलते हैं, तो कहां की मराठी बोलते हैं, पूना की मराठी बोलते हैं या नागपुर की मराठी बोलते हैं? तो नागपुर की मराठी बोलने वाला या नगर की मराठी बोलने वाला पूना में चला गया तो बोलेंगे अरे यार पानी नहीं म्हणत पाणी म्हणतात। ये क्या है? एक ही तो भाषा बोल रहे हैं लेकिन फिर भी डिस्क्रिमिनेशन है, फिर भी लैंग्वेज पॉलिटिक्स है। क्योंकि मैं आपको एक बात कहूं, डिस्क्रिमिनेशन ये जो चीज है, जैसा जो कहानी हमने सुनी उस बच्ची की, डिस्क्रिमिनेशन है ना, कलर को लेके है उस बच्ची के दिमाग में। लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन एक चीज पे नहीं रुकती, क्योंकि इट्स अ कॉन्सेप्ट कि मैं अलग हूं आप अलग हो, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो सिर्फ एक देश कि मैं इस देश का हूं आप उस देश से हैं, उस पे वो नहीं रुकती। सिर्फ धर्म पे नहीं रुकती, नहीं रुकने वाली। सिर्फ जाति पे नहीं रुकने वाली, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है। आप जैसे 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 अंदर चले जाओगे, हर चीज पे आपको ये डिस्क्रिमिनेशन मिलेगा। एक ही धर्म हो, कोई सा भी धर्म ले लो आप, अगर आपको लगता है कि उस कोई भी धर्म में हमारे देश में एक समान है, नहीं है ना भाई, वहां पे पूरी समानता है क्या? नहीं है। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वो चाहे भाषा सेम, सब किसके पास ज्यादा पैसे हैं, कुछ किसका कलर क्या है, कौन ज्यादा लंबा है, कौन ज्यादा छोटा है, ये नहीं रुकेगा। एक फैमिली ले लीजिए आप, जो वही भाषा, वही धर्म, वही जाति, वही जो भी है, छोटी जाति जो भी है, सेम फैमिली। मेरी माँ मेरी बहन को कहती थी, कुछ भी हमारा झगड़ा हो जाए, तो मोटा है ना तुझ्यापेक्षा, वो बड़ा है ना तेरे से, तो तू चुप बैठ जा। ये मेरी बहन को कहती थी मेरी माँ। क्यों? क्योंकि मैं पहले पैदा हुआ 4 साल। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेम फैमिली। मेरी बहन को वो चीजें करनी नहीं मिली, जैसे कि एनसीसी में जाना, जो मेरे लिए अलाउड था। कहने की बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसा रोग है, एक ऐसा वायरस है, जो किसी एक स्तर पे, एक लेवल पे नहीं रुकता। जो हमें लगता है कि हाँ रुक गया धर्म, चलो धर्म के नाम पे हमने बांट लिया तो रुक गया, नहीं रुकने वाला। वो जब तक आपकी अंदरूनी चीज को खा के खत्म नहीं करेगा, तब तक ये वायरस नहीं रुकेगा। ये चीज बच्चों तक ले जाना, ये अच्छा नागरिक, अच्छा देश बनाने के लक्षण है। वो काम मुझे लगता है कि हमें करना चाहिए। और फिर से एक बार मैं बड़ा खुश हूं कि ऊर्जा में ये प्रयास हो रहा है, लेकिन वो बहुत छोटा प्रयास है। किस मायने में? क्योंकि बच्चे स्कूलों से घर जाते हैं, समाज में जाते हैं, सबसे ज्यादा वक्त वो घर या समाज में बिताते हैं। और जब तक जो शिक्षा यहां देने की कोशिश हो रही है, वो जब तक उनकी फैमिलीज में, उस समाज में, उनके दोस्तों में, मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं उनके दोस्तों में, उनका जो सर्कल है, वहां तक जब तक ये नहीं पहुंचता, तब तक ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ऊर्जा सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसीलिए शिक्षा जो है वो बच्चों तक खत्म नहीं होगी, वो उनके पेरेंट्स तक भी जानी पड़ेगी।
बिल्कुल सही कहा आपने सर। कहीं मैंने पढ़ा था कि इस बड़ी दुनिया में छोटी छोटी जगहों पे लोग छोटे छोटे प्रयास करके दुनिया बदल सकते हैं। तो होपफुली प्रयास की वजह से ये शुरुआत ऊर्जा में तो हो चुकी है। तो ऊर्जा के बच्चे और उनके घर यहाँ पे तो बदलाव शुरू हो गया है। तो इसके लिए मैं एक बात कहना भूल गया कि शिक्षा क्यों वाला वो जो ये था, क्योंकि ये तो हो गया, लेकिन इतिहास, भूगोल, साइंस, गणित हम क्यों सीखते हैं? शिक्षा का असली पर्पस क्या है? तो मेरे ख्याल से मैंने जो कहा कि सारे बच्चों में एक अच्छा कौन है वो ढूंढना शिक्षा का पर्पस नहीं है, लेकिन हर बच्चे में सबसे अच्छी चीज क्या है वो ढूंढना शिक्षा का पर्पस है। और वो अच्छी चीज क्या है? इतिहास, भूगोल, गणित हम क्यों पढ़ाते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि वो जो बच्चा है, शिक्षा का जो मेन पर्पस है कि ये सब पढ़ के, ये सब देख के, ये सारे एक्सपोजर से मैं एक ऐसी शक्ति मेरे अंदर पैदा करूं कि मैं अपना खुद का, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है इसमें, मैं अपना खुद का एक विचार कर सकूं और उस विचार के मंथन से मैं ऐसे निर्णय ले सकूं जिससे मेरा भला हो जाए, लेकिन मेरे साथ साथ बाकियों का भी भला हो जाए, कम से कम उनका नुकसान ना हो। ये शिक्षा का पर्पस है। इसीलिए हम इतिहास पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं। सिर्फ पैसों के लिए नहीं पढ़ते हैं। पैसा एक साधन है, वो साध्य नहीं है। जिंदगी अच्छी जीने के लिए वो साधन है। अगर हम उस साधन को ही साध्य बना दें तो हम अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर पाएंगे। ये शिक्षा का काम ये है, ये बताना कि पैसा आपका साधन है, लेकिन जिंदगी कैसे जीनी है, आपका साध्य क्या है, वो अच्छी जिंदगी जीना वो है। और आप तभी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे जब आपके आसपास जो लोग हैं, आपके घर में, गली में, शहर में, देश में, इस दुनिया में, वो भी अगर अच्छे से जिंदगी जिए तभी आप अच्छी जिंदगी जी पाओगे। ये तो बात आपने बराबर बोली कि डिस्क्रिमिनेशन एक वायरस है जो फैलता रहेगा। पहले अगर रंग को लिया या कास्ट या रिलीजन जो भी है, उसके साथ मुझे ऐड करना है कि फास्ट लर्नर्स और स्लो लर्नर्स, इनके बीच में भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो ये ना हो, क्लास में यूनिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। तो यही हमने दिमाग में रखते ही हमने स्कूल में कॉम्पिटिशन्स नहीं रखी है। तो इसके पीछे रीज़न है कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नंबर आता है तो वही कॉन्फिडेंट नहीं बनता, या जो स्टेज के ऊपर आके बोलता है वही कॉन्फिडेंट नहीं बनता। कॉन्फिडेंट वो होता है जो बिना डरे अपफ्रंट आके खुल के बात करता है, वो कॉन्फिडेंट होता है। तो सिर्फ विनर्स जो है या कंपटीशन में आगे आए वही कॉन्फिडेंट बनते हैं। या फिर क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है मैम, स्कूल में तो कॉम्पिटिशन्स नहीं है, एक बार स्कूल से बाहर गए वो तो कॉम्पिटिटिव दुनिया में ही जाने वाले हैं, वहाँ पर आपके बच्चे पीछे ना रह जाए। तो इसके लिए आपके क्या सुझाव है? नहीं, सुझाव तो नहीं, मैं तो छोटा इंसान हूँ, सुझाव मैं क्या ही दूंगा। मैं ऑब्जर्वेशंस मेरी कह सकता हूँ, बता सकता हूँ, जो सोच है वो साझा कर सकता हूँ। ये सिग्नल पे जो हम लोग खड़े होते हैं, यहाँ पे तो मुझे पता नहीं, लेकिन पूना, मुंबई मैंने देखा हुआ है कि लाल सिग्नल है और कोई खड़ा है तो पीछे से हॉर्न बजता है कि भैया क्यों खड़े हो, पता नहीं है लाल सिग्नल है, आगे बढ़ो, रुक मत। मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए माएँ या उनके जो पिताजी हैं वो जाते हैं और लाल सिग्नल है, वो घुस जाते हैं, आगे चले जाते हैं, बच्चा छोटा सा पीछे बैठा है। ये शिक्षा अगर पालक उसको दे रहे हैं उसके,
पेरेंट्स दे रहे हैं तो वो उसको कंपटीशन ही सिखा रहे हैं कि मेरे आसपास जो लोग हैं जो स्कूटर चला रहे हैं उससे उनसे मुझे आगे जाना है, क्योंकि मैं देर से निकला हूँ या निकली हूँ और मुझे तुम्हें जल्दी पहुंचाना है। मैं रूल्स नहीं मानने वाला। क्या है कि एक चीज जो गलत इंसान बनाएंगी, जो अभी तक हमने बात की, हम अगर सक्सेस को सिर्फ पैसा या नौकरी या जो प्रतिष्ठा समाज में है उसको अगर हम सक्सेस मानते हैं तो हमको कंपटीशन का बड़ा महत्व लगेगा कि हाँ इसके लिए। लेकिन क्या वो सुखी होंगे बाकी इंसानों की तरफ? और देखिए, बात ऐसे नहीं होती कि मैं जो सिग्नल पे खड़ा है उसके बारे में ना सोचूं, लेकिन जो मेरे आसपास के लोग हैं उनके बारे में मैं ऐसा नहीं होता। वो आपकी सोच है, वो कंपटीशन आपके अंदर चली जाती है। आप खुद से भी कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं, बाकी उनकी तो बात ही छोड़ दो। आप ये जो सारी चीजें आजकल हम देखते हैं, एंजाइटी और ये और वो, ये क्या है? ये सारी खुद से कंपटीशन है। हम कहां तक पहुंचेंगे? ये कब रुकेगा? और क्या मत कहां उसका एंड है कि ये फलानी चीजें मिल जाएं तो उसके बाद कंपटीशन खत्म? ऐसे होता है क्या? मैंने आईआईटी का एक ये सुना था, आईआईटी बॉम्बे का, आईआईटी नाम, 2-3 साल पहले वहां पे वो कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, तो वहां पे ये हुआ कि कोई 3 करोड़ का पैकेज या ऐसा कुछ पैकेज बहुत बड़ा मिल गया किसी एक को। देखो हाँ, ये आईआईटी के बच्चे हैं, सारे बच्चियां सारे आईआईटी के हैं, तो किसी को रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3 करोड़ का पैकेज मिल गया कैंपस इंटरव्यू में। तो वो जो न्यूज आई थी उसमें ये था कि वो जो बाकी बच्चे थे जिनको 2 करोड़ 1.5 करोड़ के पैकेज मिले थे, उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनको कह रहे थे कि कहां पे पीछे रह गया तू? तुझे 3 करोड़ का पैकेज क्यों नहीं मिला? तुझे सिर्फ 1.5 करोड़ का पैकेज मिला। अब ये जो बच्चा है उसकी खुद से कंपटीशन शुरू हो गई है। वो तो पहले से थी लेकिन खुद से शुरू हो गई कि नहीं, मुझे तो अब 3 करोड़ तक पहुंचना है। अच्छा, जब तक ये 3 करोड़ तक पहुंचेगा, वो 3 करोड़ वाला 6 करोड़ तक पहुंच गया होगा, तो पेरेंट्स वही कहेंगे, अरे वो तेरे साथ था, वो तो 6 करोड़ पे पहुंच गया, तू कहां है? एक और बात आज की तारीख में मैं कह दूं, आजकल हम ऐसे दौर में हैं, और किस चीज में मैं सुखी हो जाऊंगा बिना, मतलब पैसा तो एक आवश्यक चीज है, लेकिन क्या साध्य है और क्या साधन है? आपको बच्चों को अब ये पढ़ाना होगा, क्योंकि आप जो पढ़ा रहे हैं वो इररिलेवेंट होने वाला है। वो नौकरियां शायद नहीं रहेंगी। ये दौर आने वाला है कि बच्चे अपनी जिंदगी में 4-4, 5-5 प्रोफेशंस कर लें, क्योंकि उनका जो एक प्रोफेशन है वो इररिलेवेंट हो गया, समझ लीजिए। उनको अलग प्रोफेशन का कुछ अनलर्न और रीलर्न इतनी बार करना पड़ेगा। तो ऐसे दौर में अगर ये जो कोर है हमारा एज ए ह्यूमन बीइंग, वो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे और उनको यही पढ़ाते रहेंगे कि कंपटीशन इतनी करो कि खुद से भी कंपटीशन करते रहो, कभी सेटिस्फाइड हो ही मत, तो मेरे ख्याल से हम एक स्वस्थ समाज नहीं, शायद सक्सेसफुल सो कॉल्ड समाज हम बनाएंगे, लेकिन एक स्वस्थ समाज हम नहीं बना पाएंगे। जैसे आपने पढ़ने के बारे में कहा, और आज आपने ऊर्जा की लाइब्रेरी भी देखी कि वहाँ पे किस तरह का काम होता है, तो ऊर्जा में तो हम बच्चों को बहुत एनकरेज करते हैं कि वो पढ़े ज़्यादा। तो किताबें ये एक बहुत पावरफुल ताकतवर माध्यम है कि जिससे इंसान की सोच बदल सकती है। तो इस पे आपकी कुछ राय? जी, एक बहुत जो डिफरेंस है ना, ये जो हमारा ऑडियो विजुअल मीडियम है, चाहे फिल्में हों, चाहे ये इंस्टाग्राम के रील्स हों, और जो भी चीज़ें हम ऑडियो विजुअल दोनों चीज़ें जो होती हैं वो, और पढ़ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उसमें डिफरेंस है जो हमारे दिमाग
में फर्क लाता है कि एक ऐसा ऐसा इंसान है, उस इंसान ने ये कपड़े ऐसे ऐसे पहने हैं और वो इस तरह से चल रहा है और वो इस शहर से उस शहर जा रहा है। ये जब मैं कह रहा हूं, ये हर चीज कहते हुए अगर आपने इमेजिन की तो हर एक के दिमाग में एक अलग पिक्चराइजेशन होगा, है ना? कि कौन कपड़े पहने हैं, कि हरी रंग की शर्ट है। हम सबका हरा रंग एक है क्या? चेक्स की शर्ट पहनी है, चलो तो हमारी आंखों के सामने जो भी हरा रंग और जो भी चेक्स आ जाएंगे वो हमारे हर एक के अलग अलग होंगे। उसने बहुत जोर से उससे कहा। अब कितने जोर से कहा? हम अगर फिल्म देख रहे हैं तो हमको पता है कि इतनी जोर से कहा, टीवी देख रहे हैं पता है कि इतने जोर से कहा, ये कपड़े पहने हैं। बच्चा जब पढ़ रहा होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं, तो ये सारी चीजें हम इमेजिन करते हैं। ये हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग होती है, जिसको क्रिएटिव ट्रेनिंग। क्रिएटिविटी सिर्फ ये नहीं है कि हम कुछ क्रिएट कर दें अपने हाथों से, वो एक क्रिएटिविटी है ही, लेकिन हम जब कला देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो हमारे दिमाग में जो हम तैयार करते हैं वो भी तो क्रिएटिविटी ही है। तो अगर ये पूरा एक बंद कर दें हम ये रास्ता और हम सिर्फ ऑडियो विजुअल में चले जाएं, तो आप समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ा क्रिएटिविटी का हिस्सा हम बंद कर देते हैं दिमाग का। ये एक संशोधन हुआ था एक अमेरिका की यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ये कहा था कि जब इंसान टेलीविजन देखता होता है तब उसका दिमाग उतना भी नहीं काम कर रहा होता जितना वो सोते हुए काम करता है। जब वो इंसान सोता हुआ होता है तब जितना काम करता है उतना भी वो काम नहीं करता जब वो टेलीविजन देख रहा होता है। तो इसलिए जो स्क्रीन टाइम की बात हो रही थी अभी, वो बहुत, अगर 8 घंटे छुट्टियों के दिन बच्चे सिर्फ वो देख रहे हैं, आप ये समझ लेना कि उसको जो तैयार करना है अपने ब्रेन को, उसमें से 8 घंटे उसकी जिंदगी से चले गए हैं। जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसमें से उसे कुछ क्रिएट नहीं करना, उसे सिर्फ एंटरटेन करना है खुद को। कुछ भी अपनी तरफ से तैयार नहीं करना है। और ऐसे अगर हम करते रहेंगे, जब हम छोटे हैं तभी से, तब आपका ब्रेन एक तरह से डेड होता चला जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, और ऐसा ब्रेन फिर समाज में चला जाएगा जिसकी शक्ति जो है उतनी क्षीण है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि फिल्में नहीं देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि मेरा पेट नहीं चलेगा वरना, लेकिन उसका प्रोपोर्शन क्या है ये हमें जरूर सोचना चाहिए। ये क्वेश्चन को ऐड करके मैं एक और पूछना चाहूँगी। जैसे हमने सुबह डिस्कशन किया था कि हम क्लासेस में रिव्यू सेशंस लेते हैं जहाँ पर बच्चे ओपनली इनफॉर्मली बात करते हैं। तो जब हम रीडिंग के ऐसे प्रमोट करते हैं कि रीडिंग करना चाहिए, वोकैबुलरी बढ़ती है या जो है, तो फिर हमें सुनने को मिलता है कि मैम रीडिंग करते हैं तो फिर नींद आ जाती है, या फिर इंटरेस्ट नहीं रहता है, डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। तो आप इसके लिए क्या बोलना चाहोगे? वो क्यों होते, इसीलिए मैंने कहा ना कि क्यों होता है, क्योंकि दिमाग को काम लग गया ना कि हमें इमेजिन करना है, और हमें आदत नहीं रही, है ना। तो ये बिल्कुल आपने एक उदाहरण दे दिया, जो मैं कह रहा था कि वो सच है कि क्योंकि दिमाग को हमने काम दे दिया, वो थक गया, 4 लाइनें पढ़ते हैं। ये प्रैक्टिस की बात है। मतलब अगर मैं हर रोज पढ़ता हूँ, अगर मैं कुछ महीनों के लिए, कुछ सालों के लिए
पढ़ना छोड़ दूं और अचानक से पढ़ना शुरू कर दूं, मेरी भी यही हालत होगी जो एक बच्चे की होगी, क्योंकि मेरी वो आदत चली गई है। तो इसका उपाय एक ही है कि नींद आ गई, ओके, ऊपर देखो, फिर से पढ़ना शुरू करो। जो मुझे बता रहे थे सवेरे, और यहाँ पर भी उसका जिक्र हुआ कि 4 घंटे बच्चे बैठ के वो ड्राइंग कर रहे थे। अब 4 घंटे एक जगह बैठकर बच्चे ड्राइंग कर रहे थे। क्यों? इंटरेस्ट आ रहा था उसमें। तो ये जब आपको उसकी आदत लगेगी कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे दिमाग में उसका एक परिणाम, उसका जो आनंद आपको आएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इट इज नॉट नेचुरल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। तो करते रहना यही उसका उपाय है, और करवा लेना यही उसका उपाय है। और अगर उनको ये पता है नींद आ रही है, मेरे पास फोन है, ये चॉइस अगर निकाल दें, सिर्फ ये एक ही चॉइस है, तो फिर मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उसमें बार बार चले जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा जब वो लगातार पढ़ते रहेंगे। ये आखिरी सवाल है। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में आए या फिल्म इंडस्ट्री में हैं, तो वैसे ही सतारा में आपने एक बंजर ज़मीन जो ली है, जिसको हम बैरन लैंड बोलते हैं, जो कुछ नहीं उगता है, तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है आपका? ये भी काम तकरीबन 18-20 साल पहले हमने शुरू किया था। मुझे हमेशा से ये लगता है कि हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, और मुझे हमेशा ये लगा कि हम कुछ भी करें, कुछ भी सोचें, जिस दिन हम दुनिया में आ जाते हैं, एनवायरनमेंट का ये शुरू हो जाता है ह्रास, क्योंकि हम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। और बेसिकली ये आप पीछे वाले लोग नहीं देख पा रहे, थैंक यू। हम जो इंसान हैं वो इतनी तादाद में इस दुनिया में हो, ये प्लान ही नहीं था नेचर का, ये प्लान नहीं था। हमने बना लिया कि हम लोग इतनी तादाद में हो जाएंगे इस दुनिया में, ये नेचर का बिल्कुल प्लान नहीं था। तो अब मतलब इस बहाने में एक बात कह दूं कि मैं और मेरी बीवी गीतांजलि कुलकर्णी जो हैं, हमने डिसाइड किया कि हम वी विल नॉट हैव अ चाइल्ड, एंड वन ऑफ द रीजंस वाज दिस, दुनिया में बहुत लोग हैं और लोगों की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे ये लगा कि मैं अब आ तो गया हूँ, मैं कंज्यूम तो कर रहा हूँ, तो अब क्या करें, कुछ कर सकते हैं क्या? तो देन मी, माय फ्रेंड्स और मेरे कुछ भाई बहन हैं, तो हम सब लोगों ने मिलके एक बड़ी सी ज़मीन खरीदी जो बिल्कुल बंजर थी तब, और हमने ये किया कि वहाँ पे काय आंबाच्या बागा आणि काजूच्या बागा असं काही करायचं नाही। तो ऑयकॉस नाम की एक संस्था है पूना में, तो उनको हमने अपॉइंट किया, और उन्होंने पिछले 18-20 सालों से मेरे ख्याल से तकरीबन आज तक 20-25 हज़ार पेड़ तो वहाँ पे लगाए होंगे। और पेड़ नहीं लगाए, वो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि वृक्षारोपण असं काही नसतं। वृक्ष कसा लावायचा? रोप लावता येतं, आणि रोप टिकवलं 22 वर्षात तर त्याचा वृक्ष होतो। 1.5 कोटी वृक्ष लावले, वृक्ष नाही लावले, रोपं लावली। तर आम्ही रोपं लावली त्यावेळेला, ज्याचे आता वृक्ष झालेले आहेत, आणि दैट इज वन वे ऑफ, एंड सिर्फ उतना ही नहीं होता, फिर वो जो ज़मीन है वो पेड़ जो है वो पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो वरना बह जाती थी वहाँ से ज़मीन। तो काफ़ी चीज़ें होती है। तो ये एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो उतना तो पूरा हम नहीं दे पाएंगे बैक टू दिस अर्थ, लेकिन जितना हो, और मेरे ख्याल से ये हो सकता है। ये एक मॉडल की हैसियत से हम इसको देख रहे थे कि क्या 3-4 फैमिलीज इकट्ठा आकर, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं इस चीज़ के लिए, अगर 2-4 फैमिलीज आ जाएं, कोई ऐसे जगह पे वो ज़मीन ले लें जहाँ पे जो लोनावड़ा खंडाड़ा ना हो और जहाँ पे सस्ते से मिल जाए। प्रोफेशनल आइकॉस जैसी संस्थाएं हैं हु कैन टेक केयर ऑफ द लैंड प्रोफेशनली, और वो एक जंगल वहाँ पे खड़ा कर सकते हैं।
तो ये हो सकता है और इसको ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं अगर कंट्रीब्यूशन किया जाए एक तरह से। तो दैट इज़ अ प्रोजेक्ट। नाउ वी हैव डोनेटेड दैट लैंड, माय पोर्शन, मी एंड गीतांजलि एंड वन ऑफ माय फ्रेंड्स, वी हैव डोनेटेड इट टू एन एनजीओ। आई एम रिटायरिंग फ्रॉम ऑल माय पब्लिक स्पेसेस, लाइक क्वेस्ट से भी मैं रिटायर हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सोशल वर्क एक ऐसी चीज़ होती है कि जो ईगो को बहुत बढ़ावा देती है और प्लान करके उससे हट जाना चाहिए। और एक और चीज़ होती है कि जो नए लोग हैं उनके लिए स्पेस तैयार करना भी बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली इन सोशल सेक्टर। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें अब मेरा पास्ट है क्वेस्ट हो या ये प्रोजेक्ट हो या और कोई चीज़ें हों, तो अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। जैसा कि डिक्लेयर कर दिया है कल्याणी जी ने कि 60 साल का हो चुका हूँ मैं इस साल, तो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ माई लाइफ इज़ ओवर। तो अब जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। लास्ट सवाल, सॉरी, जैसे आपने पहले भी बोला आपके जर्नी के बारे में बताते वक्त कि आपके जो फैमिली ने चाहा था कि आप इंजीनियर बने, बट आपने स्टैंड लिया और यू सिलेक्टेड एक्टिंग एज अ करियर। सो हमारे जो यंगस्टर्स यहाँ पर है, तो उनके भी पेरेंट्स का होगा कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर बने, तो अगर उन्होंने अनकन्वेंशनल प्रोफेशन अगर सिलेक्ट करना है, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग या एनीथिंग, तो उनके लिए आपका क्या एडवाइस है कि उन्होंने क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि आजकल ऐसा दौर है, जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हों, जो मेरे समय, मैंने तो कहा कि मेरे फादर बिजनेसमैन थे, लेकिन जब मैंने डिसाइड किया मैं एनएसडी में जाऊंगा, तब तक हमारा बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुका था। बहुत बड़ा कर्जा था हमारे सर के ऊपर, और वो काफ़ी दिनों तक रहा। जब मैं एक्टिंग में आया, फिल्मों में आया, तब भी ये कर्जा था काफ़ी सालों तक। कहने का मतलब ये है कि nowadays the parents are in a better situation to allow their children to experiment with their lives, और ये उन्हें करने देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जो भी मैं कहते आ रहा हूँ पिछले 1.5-2 घंटे से, वो यही है कि अच्छे नागरिक बनाना। क्योंकि हम जितने भी डिस्क्रिमिनेट कर लें, हमारे पासपोर्ट तो सारे एक ही रंग के हैं ना उस पर तो एक ही लिखा है ना कि ये भारत के नागरिक हैं। या आजकल हम ग्लोबल सिटीजन की बात करते हैं, तो वहाँ तक अगर हमें जाना है तो फिर भी यही है ना कि हाँ भाई, हम इसी पृथ्वी में रहते हैं, इसके अलावा हमें कोई चारा है नहीं, आज तक तो, अभी तक तो नहीं है। तो वो तैयार करने के लिए अगर इंजीनियर और डॉक्टर या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल बन के अगर दुनिया बढ़िया हो जाती, तो आज हम ये हालत हमारी ना होती। अगर इतना भी हम समझ जाएं, तो मेरे ख्याल से उनका जो उनके अंदर जो भी सबसे अच्छी चीज़ है उनमें, उसको बढ़ावा देना, मेरे ख्याल से जैसे एजुकेशन सिस्टम का एक दायित्व है, वैसे ही मेरे ख्याल से वो हर पेरेंट का दायित्व है। और वही पेरेंटिंग की नई डेफिनेशन होनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि मुझे कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं पेरेंट नहीं हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसे भूल जाएं। वैसे तो बहुत सवाल हैं जिनके जवाब आपसे चाहिए थे, पर वक्त की पाबंदी की वजह से हमें ये चर्चा यहीं पे रोकनी होगी। तो थैंक यू सो मच सर, अभी तक जो आपने मार्गदर्शन किया। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने सिर्फ बताया मेरा एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, इंक्लूडिंग Kalyani, Chaya ji, Gaurav ji, the entire Firodia family, all the parents and all the children. I am extremely happy to be here today. And thanks so much for inviting me. Thanks a lot. This has been one of the most happy days of my life. Thank you so much. Thank you.